गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सभी का अर्थशास्त्र क्लासेस के अंदर स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 का सेकंड वीडियो, इसमें चैप्टर नंबर 10 का हम सेकंड जो मेथड है वो आज आपको समझाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा और पिछले वीडियो के अंदर जो हमने मेथड आपको समझाया था, फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बताया था टीसी एंड टीआर का, उसमें जो हमने डायग्राम आपको प्रेजेंट किया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग डायग्राम देखा होगा, रफली कॉपी बनाकर भी जरूर देखा होगा, जिससे कि आप डायग्राम बना सकें और बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। आज के इस वीडियो के अंदर हम मेथड सेकंड लेके आए हैं, जहां पर एमआर और एमसी जो कर्व है वहां पर फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा क्या होगा, फर्म कहां पर संतुलन की स्थिति में होगी। यहाँ पर हम इस वीडियो के द्वारा आपको इस मेथड में दो डायग्राम आपको समझाएंगे, जहां पर दो कंडीशन सामने होंगी। पहली कंडीशन तो ये होगी जहां पर एम आर एमसी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और सेकंड कंडीशन ये होगी जहां एम आर कर्व एमसी कर्व को नीचे से इंटरसेक्ट करें। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे वो पहला है सीमांत आगम में सीमांत लागत विधि के द्वारा फर्म का संतुलन को समझाना है, और दूसरा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था के अंदर फर्म का संतुलन, जो इसी मेथड का दूसरा पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर दो डायग्राम बनेंगे तो दो पार्ट्स के द्वारा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पार्ट 2 है आज का दोस्तों। मैं अरविंद जारवाल अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है सीमांत आगम में सीमांत लागत विधि के प्रयोग से फर्म के संतुलन को समझाएं। तो दोस्तों पहले तो कहते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन जो है इसकी वो है किसी फर्म के संतुलन की स्थिति तब होती है जब वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है। सिंपल सी बात है, कोई भी फर्म जो मैक्सिमम प्रॉफिट जब प्राप्त कर रही होती है तब उसकी संतुलन की स्थिति होती है। लाभ की स्थिति तब होती है जब सीमांत आगम सीमांत लागत के क्या हो, बराबर हो, और बराबर वहां होगा दोस्तों जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो। तो जिस बिंदु पर एम और एमसी को दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस बिंदु से पहले एम आर ग्रेटर देन एमसी होगा, ज्यादा होता है तो फर्म अपना लाभ अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो ये होगा कि यदि संतुलन के बिंदु के बाद भी कोई फर्म उत्पादन को जारी रखती है तो कहीं ना कहीं वहां पर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और रेवेन्यू कम हो जाता है, और कोई भी फर्म उस स्थिति में जाना पसंद नहीं करती। रीजन है उसका क्योंकि फर्म को वहां पर लॉस होगा, तो उसे वापस उसी बिंदु पे लौटना पड़ेगा जहां पर एम आर इक्वल एमसी होता है। तो दोस्तों इसे हम एक डायग्राम द्वारा आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम आपके सामने जो बना हुआ है, ये डायग्राम और रफली बना सकते हो। मैं यहाँ पर रफली डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता डायग्राम कैसे बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको, जैसा कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर बनाते हैं, आपको ओ एक्स वाई एक्सिस बनाना है। फिर आपको मार्जिनल रिवेन्यू जो कर्व है एम आर, ये आपको बनाना है। एमसी कर्व इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, एमसी कर्व जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां पर हम इसको ई से प्रेजेंट करेंगे। और ये जो ई पॉइंट है ये कहीं ना कहीं शो करेगा एम आर इक्वल होगा एमसी के, और दोस्तों यही फर्म का संतुलन बिंदु होगा पहली शर्त के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। अब हमने बात की दोस्तों इससे पहले क्या होगा। यहां पर दोस्तों आपके सामने मैं ये बताने जा रहा हूं, यहां पर जो एम आर कर्व है वो ग्रेटर देन है एमसी कर्व की, और दोस्तों यहां पर एमसी जो कर्व है वो ग्रेटर देन है एम आर कर्व के। बस ये थोड़ा सा फर्क आपको याद रखना है क्योंकि ये तीन संबंध आपको बताने होंगे। तो दोस्तों ये डायग्राम मैंने रफली आपके सामने बनाया। अब इसी डायग्राम को मैं सामने आपने प्रेजेंट कर रहा हूं। जो ई पॉइंट है दोस्तों, यहां पर फर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इससे पहले ये टी और टी1, टी और टी1 या कहते हैं टीएम बिंदु पर मार्जिनल रिवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कोस्ट के, क्योंकि यहां पर जो रिवेन्यू है वो कॉस्ट से क्या है, थोड़ी ज्यादा है, तो फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। और जैसे फर्म अपने प्रोडक्शन को एम से क्यू पर लेके जाती है, तो इस सिचुएशन के अंदर
कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी को बढ़ाने के साथ साथ जो रिवेन्यू है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है और कॉस्ट लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। और इस रीजन से ई पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर फर्म को ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा और यहाँ पर फर्म को क्या होगा, संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा, जहां पर एम आर इक्वल होगा MC। यदि फर्म इसके बाद भी अपने प्रोडक्शन को जारी रखती है और वो Q से N पॉइंट पे जाना पसंद करती है और R व R1 के मध्य बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है MC ग्रेटर देन MR, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने से कहीं ना कहीं रिवेन्यू और डिक्रीज होगा और रिवेन्यू डिक्रीज होने से जो कॉस्ट है वो तेजी से क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी और फर्म को यहाँ पर लॉस होगा, हानि होगी। और माना जाता है इस सिचुएशन में कोई भी फर्म प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करती है। तो सिंपल से लैंग्वेज मैंने आपको समझाया कि वास्तव में पहली जो कंडीशन हमारी होगी वो कंडीशन ये होगी, शर्त होगी जहां पर MR MC दोनों बराबर होंगे, वो फर्म का संतुलन बिंदु होगा। उम्मीद करता हूं डायग्राम समझ में आया होगा। व्याख्या अगर हम डायग्राम की करें तो व्याख्या के अंदर लिखेंगे दोस्तों कि चित्र के अंदर जो OX और OY जो दिखाई गए हैं वहां पर MR और MC कर्व को दर्शाया गया है। MR में प्रारंभ में कमी होती है यानी डिक्रीज होता है, MC कर्व प्रारंभ में क्या होता है, तेजी से पहले से कम होता है और बाद में क्या होती है, उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। चित्र में जो ई बिंदु दोस्तों दिखाया गया है वो फर्म का संतुलन बिंदु है, जहां पर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। चित्र में ई बिंदु से पहले फर्म को लाभ तो प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल कॉस्ट से, अतः कोई भी फर्म अपने उत्पादों को रोकना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो चाहेगी प्रॉफिट हो रहा है तो और प्रॉफिट प्राप्त किया जाए और प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करती है। तब वो उत्पादन को जब बढ़ाती है दोस्तों तो उत्पादन बढ़ाने पर कहीं ना कहीं फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है, जहां पर फर्म को ना तो लॉस होता है ना हानि होती है, ना तो हानि होती है ना ही प्रॉफिट होता है या लाभ होता है। तो यदि फर्म ई बिंदु के बाद भी अपने उत्पादन को प्रोडक्शन को इंक्रीज रखती है, मतलब जारी रखती है, तो कहीं ना कहीं फर्म को QN बिंदु के बराबर और ER के बराबर हानि का सामना करना पड़ता है, TC ग्रेटर देन TR। दोस्तों इसकी सेकंड कंडीशन वो है जहां पर MR कर्व को MC कर्व नीचे से इंटरसेक्ट करे, मतलब नीचे से काटे, फर्म का वो क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा। तो इसमें सबसे पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धा से आशय क्या है कि वस्तु की जो कीमत है वो उद्योग की कुल मांग व पूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है। ये हमेशा याद रखना कि प्रत्येक जो वस्तु है, जो जो गुड्स है, उसकी जो प्राइस जो डिसाइड होती है वो कौन करता है, इंडस्ट्रीज करती है, ना कि फर्म करती है, हमेशा याद रख लेना। और फर्म सिर्फ कीमतें स्वीकार करती है, फर्म ओनली एक्सेप्ट करती है प्राइस को। इस प्रकार बाजार में फर्म का जो मार्जिनल रिवेन्यू जो कर्व है वो OX अक्ष के पैरेलल होता है, मतलब उसके समानांतर होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे तो डायग्राम आपको मिलेगा ही, मैं चाहता हूँ आप इसको समझ लो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन के अनुसार दोस्तों सबसे पहले हम अपना कर्व बनाएंगे OXY। बार बार रिवाइज करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप डायग्राम बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी व्याख्या करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों यहां पर जो मार्जिनल रिवेन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा पढ़ रहे हैं और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर MR बराबर ये AR बराबर MR होता है, ठीक है। तो MR कर्व क्या होगा, OX अक्ष के पैरेलल होगा, जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं। जो MC कर्व होगा दोस्तों वो इस प्रकार बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम बात करें या पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे, यहाँ पर MC कर्व इसको दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। दोस्तों मैं इनको नाम देता हूं, इसको देता हूं L, इसको देता हूं M, इसको देता हूं O, इसको देता हूं S। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से देखिए हमारी जो सेकंड कंडीशन, जो सेकंड शर्त है, दूसरी जो शर्त उसमें ये है जहां पर MR कर्व को MC को नीचे से इंटरसेक्ट करे, और पहली शर्त हमारी थी जहां पर MR कर्व MC कर्व को इंटरसेक्ट करे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों मैं इस पॉइंट को सैटिस्फैक्टरी पॉइंट बोल सकता हूं, संतृप्ति बिंदु बोल सकता हूं। रीजन है यहां पर MR कर्व MC कर्व को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सैटिस्फैक्टरी पॉइंट हो गया। लेकिन इसके बाद यदि प्रोडक्शन को जारी रखा जाता है
तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, कॉस्ट तो डिक्रीज हो रही है, फिर धीरे धीरे कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होकर एस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एस जो पॉइंट है हमारा, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि यहां पर दूसरी जो शर्त के अनुसार एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, नीचे से। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को हम फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये जो एस पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं दूसरी शर्त को पूरा कर रहा है। तो दोस्तों इस पूरे मेथड के अंदर दो शर्तें आपके सामने रहेंगी। पहली शर्त तो वो रहेगी जहां पर एमआर कर्व और एमसी कर्व को इंटरसेक्ट करे, वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जो पहले डायग्राम में मैंने आपको समझाया था। दूसरे डायग्राम में मैंने आपको समझा है जहां पर एमआर कर्व एमसी कर्व को नीचे से इंटरसेक्ट करे, वो फर्म का संतुलन बिंदु होगा। वो भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो यहां पर संतुलन की शर्तें मैं आपके सामने दोनों लेके आ रहा हूं। पहली शर्त तो ये होगी जहां पर एम आर इक्वल एमसी हो, और दूसरा होगा जहां सीमांत लागत वक्र एम आर को नीचे से क्या करे, काटता हो। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और ये डायग्राम मैंने अभी आपको जस्ट समझाया था। अब ये डायग्राम आपको और अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर देगा। इस डायग्राम में आपके सामने ये जो एम पॉइंट है, यहां पर मैं लिख सकता हूं एम आर इक्वल होगा एमसी, ठीक है दोस्तों। और ई बिंदु पर भी सेम वही बातें हैं, दोनों फर्म की इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि दोनों पॉइंट के अंदर दूसरी जो हमारी शर्त है, वो शर्त ई बिंदु पर पूरी हो रही है। ई बिंदु पर शर्त ये पूरी हो रही है कि यहां पर एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये फर्म का संतुलन बिंदु होगा। दोस्तों यहां पर व्याख्या के अंदर वही बातें आपको लिखनी है। ई बिंदु पर एम आर एमसी कर्व, जहां एमसी कर्व एम आर कर्व को नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे साम्य बिंदु कहेंगे। और जहां ओक्यू साम्य मात्रा क्या होती है, निर्धारित होती है। दूसरी ओर ओएन मात्रा तथा एम बिंदु पर साम्य की स्थिति तो है, किंतु संतुलन की दूसरी शर्त यहाँ पर पूरी हो ही नहीं रही है। माना कि एम बिंदु फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, संतुलन बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पर जो शर्त है दूसरी, वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। एमसी व एमआर कर्व को नीचे से नहीं काट रहा है, अतः साम्य बिंदु बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ रहा है, मेथड आपको समझ में आ रहा है। मेथड को समझने के लिए आपको 1 से 2 बार इसको रिवाइज करना है, 100% आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट में जो वीडियो आपके सामने लेके आएंगे वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे, मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों।